राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो आपको मुझे कुछ एग्जाम्स के बारे में बात करनी थी, जो टीजीटी के एग्जाम के डेट के बारे में। जो एग्जाम डेट बढ़ रही है, मतलब कभी आ रही है, ये हो रहा था कि चलो जुलाई में मतलब हो जाएगा। पहले तो मई में था डेट, है ना, कि मई में हो जाएगा। मई से फिर डेट आगे बढ़ा दी गई, उसके बाद जुलाई में हो गया। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, जैसे 2 साल इंतजार किया, 2 ढाई साल 3 साल, तो उस 1 महीने कोई बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीने और सही, बड़ा दिन होगा। जुलाई में छुट्टियां, मतलब जितना इतना स्कूल का भी प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से एग्जाम सबके हो जाएंगे। ये हो रहा था जुलाई में हो जाएगा, और फाइनली 2025 में ये आई थिंक, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए पहले डेट रखी गई थी मई में, फिर जुलाई में इन्होंने बढ़ा दिया, जुलाई में कर दिया इन्होंने 21-22 जुलाई को। चलो ये हुआ कि 21-22 को फाइनली डेट रख दी गई है, तो अब एग्जाम होगा ही, है ना, होगा। हम भी यही कह रहे थे, सभी कह रहे थे कि फाइनली देखो पीजीटी का डेट रखा हुआ है, पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। अब हो जाए मतलब सही ढंग से, एकदम स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से, ना ही मतलब पेपर लीक हो, ना कुछ ऐसी मतलब बात सुनने को आए। जब इसके बारे में सब फाइनल हो जाएगा, तो ये था कि चलो अभी, क्योंकि प्रोफेसर असिस्टेंट की हुआ है एग्जाम, अब पीजीटी की लगी हुई थी डेट, फिर उसके बाद जस्ट टीजीटी की डेट लगी हुई थी। ये हो रहा था टीजीटी का, जो जो बहुत पहले, मतलब 2022 के फॉर्म भरे हुए हैं, बहुत पहले के हैं, तो ये पेंडिंग में थे, तो इनको तो करवाना अनिवार्य था, जरूरी था। तो ये पहले अगर हो जाते एग्जाम, इसके बाद फिर न्यू वैकेंसी आती, उसमें फार्म अप्लाई करते, जो बच्चों को होना था, चलो कम से कम 4-5 हजार जितने होने थे, तो वो तो छट जाते, वो तो कम होते। और लाखों में बच्चों ने फार्म भरा है, लाखों में है। और एक एक सीट पे 1.5 समथिंग, 1.5 या 200 बच्चों की फाइट है एक सीट पे। सोचो कितना कंपटीशन। और आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है कंपटीशन और ज्यादा नहीं होगा? उसमें और ज्यादा होगा। क्यों नहीं रखी है, ये सबसे बड़ी बात है कि डेट इन्होंने रखी नहीं है, बताई ही नहीं है। अब उसमें भी मतलब संशय है, कोई जरूरी नहीं है कि जुलाई में हो जाए। हाँ, ये भी है कि आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। तैयारी वैसे ही रखना है जैसे पहले रख रहे थे। जैसे अभी लग रहा था जुलाई में है मेरा एग्जाम, और फाइनली यही सोच के चलना है कि जुलाई में है मेरा एग्जाम। तभी हम स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि अगर हम जरा सा भी होपलेस हुए, जरा सा भी हम ढीले हो गए, सोचे चलो यार डिले हो गए, अब क्या ही एग्जाम होगा, बाद में कर लेंगे, नहीं। देखो एग्जाम की डेट नहीं रखी ना, ये वैसे डेट जब रखेंगे तो 20 दिन, महीने भर पहले तो बताएंगे ही। ये तो बताया नहीं बताना है इनको, ये तो है नहीं कि बस कल कह देंगे कि कल है या 1 हफ्ते में ही एग्जाम, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 1 महीने अगर आपने ये डिले कर दिया, आप जो लगातार कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये अगर आपने रोक दिया, तो कंटिन्यूटी अगर रुक गई ना, तो फिर एक होता है ना कि हम जो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है, दिमाग से निकल जाती है चीज, आता हुआ भी चीज। देखो क्वेश्चन फॉर्म जो होता है आयोग का, उसमें इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। पेपर का पैटर्न ही यही होता है कि मिक्स हो। ये नहीं कि इतना टफ बना दो कि बच्चे कर ही ना पाए, बोर हो जाए, है ना, देख के ही भग जाए। ये भी नहीं कि इतना इजी मान के तो कोई क्वेश्चन चलना नहीं है। हर चीज को बारीकी से, डीपली से पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर वो कह क्या रहा है, उसके बाद फिर आंसर को अपने सही सटीक लगाना। आंसर हमेशा आपने ये देखा होगा कि सिमिलर सिमिलर जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होंगे तो 2 तो ऐसे होंगे बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल लगता है कि ये है कि ये है, लेकिन हाँ, उसी में ही आपको सटीकता देखनी है और क्वेश्चन के फॉर्म को समझना है कि ये पूछ क्या रहा, कह क्या रहा। ये चीजें आपको बारीकी हमेशा ध्यान रखनी है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि यही बहुत बड़ी वो होती है। और जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे पहले जो आ रहे हैं उनको फिल करना है, उसके जो जिसमें टाइम लग रहा है। मानो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा समझ में नहीं आता, ये लेंदी होते हैं, है ना, कुछ मैचिंग वाले होते हैं, लेंदी होते हैं। ए और आर वाले जो होते हैं कि आर कैसा हो गया, ऐसे भी जो होते हैं उनमें क्वेश्चन, तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता, तो उसको आप गोला बना दो, गोला बना के आगे करो, आगे का करो, उसको फिर छोड़ दो। उसके जो छोड़ दोगे, उसमें जो समय लगने वाला है, जो आ रहे हैं, वो तो आपका नहीं छूटेगा, वो तो पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जो समय लगने वाला है बाकी के सारा करके, उसके बाद फिर उसके लिए समय ले लो, थोड़ा सा 2 मिनट का खोज लो, आराम से क्वेश्चन हल करो और फिर कर दो, ठीक है। और ना ही कोई कट करना, ना ही कोई वो करना। वैसे कोई बच्चे तो होने यार, टेट और सीटेट वगैरह तो दिए ही होंगे सभी, ज्यादातर बच्चे जो कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो छोटी मोटी एग्जाम के क्लियर तो फाइट कर ही चुके हैं। कोई पहली बार तो नहीं दे रहा होगा कि पहली बार दे रहा होगा, है ना, ऐसा नहीं है। और हाँ, ये चीजें आपको ध्यान रखना, जो पी वाई क्वेश्चन है, पी वाई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी वाई क्वेश्चन जरूर हल करना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो पेपर का पैटर्न होता है, जैसे पेपर में जो भी आया, आप पी वाई क्वेश्चन तो हल कर ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं। पर डे एक क्वेश्चन पेपर हल करना ही करना है। और समय देखना है, कितना समय लग रहा है ना। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि आपको समय अच्छे से मिल रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। और जितने भी प्रैक्टिस, जो जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, क्लास तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो जो क्लास ले लिया है उसमें से रिवाइज करना है, नोट से अपने रिवाइज करना है एक बार, फिर उस रिवाइज से जितने क्वेश्चन बने हैं उसको हल करना। नहीं है आपके पास क्वेश्चन हल तो कोई बात नहीं, आप इतने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वीडियो इतनी चल रही है, यूट्यूब पे देख लीजिए। हम ला रहे हैं एनसीईआरटी के, उसको आप देखिए। हम एनसीईआरटी के ज्यादातर उसमें से क्वेश्चन बना के ही लाते हैं, कहीं इधर से बना बनाया नहीं कि चलो हमने यूथ से उठा लिया या और कहीं से उठा लिया, ऐसे नहीं है, बनाते हैं बिल्कुल। आप उसको बुक में देखना मिला के, जितने भी मेरी एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है ना, सारे आपको एक एक एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी। सारे थ्योरी में आप पढ़िएगा, थ्योरी में मिलेंगे ऑप्शन,
वो ऑप्शन, तो उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां से जैसे बनते हैं वो बना के ला रहे हैं, तो वो भी आप देखते चलना, हल करते चलना। मैं इतनी लेंदी भी नहीं क्लास बनाती हूँ कि 1-1, 2-2 घंटे की बनाऊं कि सारा समय हमारे ही पीछे खाप जाए, बच्चे इसी में लगे रहे। नहीं, आपको अपने समय देना है, आपको पेपर पैटर्न हल करना है, उसके बाद अपना पहले क्या कहते हैं, अपना वो पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, अपना नोट्स पढ़ना है जितना बनाया है। नोट्स पढ़ने के बाद अपना पेपर हल करना है। पेपर में जहां पे नहीं समझ में आता है वहां गोला लगा दो। फिर जो बुक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जो भी जितनी भी आप महान कलाकारों के, या मंजू पाटनी, या क्या कहते हैं वृंदा सिंह, या जितने बड़े बड़े उनके आपने बुक ले रखी है ना, उसको साइड में रखो, उसको बाद में पढ़ना। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी क्वेश्चन यहीं से उठाएगा आयोग। आयोग नहीं तुम्हारी बड़ी बड़ी बुकों का वहां से उठा के देखेगा कि यहाँ क्या लिखा, कैसे लिखा इन्होंने ना। वो अपने द्वारा, जो सरकार द्वारा निर्धारित जो बुक होती है वहां से उठाता है, और वही को दावा करना होता है। तो हमें पहले उसको अच्छे से पढ़ना, थ्योरी अच्छे से डीपली पढ़ना है, समझना है। जब वो हमें समझ में आ जाएगा ना, तो आप किसी भी लेखक की कोई भी बुक उठा लोगे, आपको कोई भी संदेह नहीं होगा। कोई क्वेश्चन में आपको ये नहीं लगेगा कि यार इसमें ये बताया गया, इसमें ये बताया गया, क्योंकि देखो वो भी एक राइटर है, वो भी तो कोई एक बेसिक बुक लेके ही तो बुक अपनी लिखती है, किताब लिखते हैं। जो भी पढ़ा उन्होंने बेसिक चीज तो उन्होंने भी नॉलेज की है, कहीं से पढ़ाई है, तब तो उन्होंने तैयार किया, तब तो उन्होंने बुक लिखी। ऐसे तो नहीं है हवा में उनको आ गया बस और उन्होंने लिख दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो बेस अपना मजबूत रखो, बेस पकड़ के चलो, ठीक है। अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ कोई नहीं गिरा सकता। अपनी जड़ें मजबूत रखो। तो मेन पहले प्रायोरिटी अपने एनसीईआरटी, एससीईआरटी को दो, उसे अच्छे से पढ़ो। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ डालो अच्छे से। नहीं पढ़ी है तो अब टाइम है, अब पढ़ लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। आपको किसी क्वेश्चन में वो नहीं लगेगा कि यार इसमें तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये होगा कि होगा, ऐसा नहीं है। बुक में हो सकता है, लेकिन आप जो सरकार द्वारा निकाली जो बुक है, मतलब जो एनसीईआरटी, एससीईआरटी है, वो पढ़ लोगे तो इतना नहीं होगा। आप जो मैं कहती हूँ, अगर नहीं लेना कोई जरूरी नहीं है, आसपास कोई बच्चे पढ़ रहे हो, उनके बुक ले लो, 1 दिन के 2 दिन के लिए पूरी पढ़ डालो। कोई बहुत इतनी मोटी तो होती नहीं है। के जो क्वेश्चन है, आप क्या दे रहे हो, टीजीटी। टीजीटी का लेवल क्या है, और टीचर कहाँ के, 9th और 10th के। आप इंटर के नहीं हो, प्रोफेशन नहीं बन रहे हो, तो आपको लेवल अपने हिसाब से, लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को प्रायोरिटी वही देना है। अगर उसने इंटर की बुक से या और बड़ी बुक से उठा लिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, 8-10 क्वेश्चन होते हैं, ये हर एग्जाम में होता है। 8-10 क्वेश्चन डीपली थोड़ा सा टफ होते हैं, दिए ही जाते हैं, तो उनके पीछे बहुत मत भगना कि उनके पीछे भगने के चक्कर में बाकी के सब छोड़ दो। तो बाकी को लेके चलना है। ये मान के चलो 125 में तो 110 कहीं नहीं गए, 110 तो कम से कम करके आओगे, अच्छे से पढ़े रहोगे। तो जो 10 क्वेश्चन है टफ है, उनके चक्कर में तुम बाकी का जो है वो नॉर्मल समझ लो, तो वो तैयारी फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, तो वो भी नहीं मानना है ना। तो ये चीज अपना सोच के चलना, अपना लेवल सोच के चलना है। जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी की बुक को देना है, एनसीईआरटी के ऑप्शन को देना है। अगर उसमें से नहीं आ रहा ऑप्शन, तो फिर आपने जो भी और बुक प्रिपेयर की है, जो भी पढ़ी है, उसमें का देना है, फिर वो देना है, अगर उसमें का ऑप्शन आ रहा है तो, ठीक है। तो अपने आप को फुल प्रिपरेशन में रखना है, फुल तैयारी, फुल एनर्जी के साथ रहना है, और अच्छी तैयारी, अच्छी रणनीति और अच्छी समझ के साथ पेपर हल करना, अपने लक्ष्य को पाना है। ये मान लो कि 1 सीट हमारी है, 1 सीट पक्की मेरी है। 1 सीट कितने पे चाहिए, नौकरी तो 1 ही सीट पे चाहिए, थोड़ी हमें 4000 निकली तो 4000 पे हम ही अकेले करेंगे, नहीं, हमें तो 1 सीट चाहिए। हम उस 1 सीट के लिए परफेक्ट होने चाहिए। उस 1 सीट के लिए हम कितना अवेलेबल है, कितनी हमारी तैयारी मजबूत है, कितना हमने उसके लिए कंफर्टेबली तैयार है ना। तो ये चीज सोच के अपनी तैयारी अच्छी रखो, मजबूत रखो, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो आने वाली आप तक पहले आए, और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।